हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम प्रेजेंट लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। हाबिब पीर एक्सपोज्ड इंडियन मीडिया व्हाइल क्लियरली प्रेजेंटिंग पाकिस्तान स्टैंड। तो जब से पाकिस्तान ने पीस टॉक करवाई है इस्लामाबाद में, तब से इंडियन मीडिया में बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। मतलब हर जर्नलिस्ट सिर्फ यही कह रहा है कि ये टॉक जो है वो इंडिया में क्यों नहीं हुई, न्यू दिल्ली में क्यों नहीं हुई, ये टॉक जो है इस्लामाबाद में क्यों हुई। लेट्स सी आज के वीडियो के अंदर और क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। और अमेरिका इसराइल के बीच जो युद्ध है वो लगातार एक तरह से जारी है, खासकर इसके बाद से जब इस्लामाबाद में जो शांति प्रक्रिया जारी थी वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। अब तमाम लोगों का सवाल ये है कि इसके बाद क्या होगा। हम ये भी देख रहे हैं कि जंग के मुहाने अलग अलग तरीके से भी खुल रहे हैं। उधर टर्की ने भी एक तरह से इसराइल को इस बात के लिए धमकाया है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम आप पर हमला करेंगे। उधर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। इन पूरी बातचीत के टर्की को भी मद्देनजर और धमकी दे दी आगे का उन्होंने। रास्ता कैसे अपनाया जाएगा, खासकर इस बातचीत के नाकाम होने के बाद हम ये देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कहा है कि अमेरिका की जो सेना है वो भारतीय समय 7:30 बजे के हिसाब से अगर देखें तो ईरान के जो पोर्ट्स हैं, जो उनके बंदरगाह हैं, वहां आने जाने वाले सभी जहाजों पर रोक लगाना शुरू कर देगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो जहाज ईरान के अलावा किसी और देश के बंदरगाह के लिए जा रहे हैं उन्हें स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने से नहीं रोका नहीं, जाएगा। अब ये हाँ। जो जबरदस्ती हो रही है ईरान के साथ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जे की के लिए, इस सब के मद्देनजर किस तरह से इन बातचीत को देखा जाए। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि ऐसा लग रहा था पिछले 48 घंटे या 72 घंटे में कि पूरा जो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है वो इस्लामाबाद हम्म। बन गया है। पूरी दुनिया से नेता और इसके अलावा तमाम पत्रकार जर्नलिस्ट वहां पहुंचे और उसके बाद ये बातचीत नाकाम हो गई। क्या आप इसे इसी तरह से कहना चाहेंगे कि नाकाम हो चुकी है बातचीत, या फिर हम ये माने कि पहला राउंड नाकाम हुआ है? बहुत शुक्रिया अरफा खानम शेरवानी साहिबा। देखिए, अगर आप ने इस इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हुए, इन मुज़ाकरात के बाद अगर आपने जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस उनकी जो एक मीडिया टॉक है उसको भी सुना होगा, और उसके बाद जो पाकिस्तान में जो ईरान के एम्बेसडर हैं उनका जो कल स्टेटमेंट आया था, अगर आपने उसको भी देखा हो, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो इस्लामाबाद में पीस टॉक्स हुई, ये कोई इवेंट नहीं था, बल्कि ये एक प्रोसेस है। और वो ये नहीं कह रहे ये प्रोसेस था, वो कह रहे हैं ये प्रोसेस है। है। तो अब आप डिप्लोमेसी को समझती हैं तो आप यकीनन इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि जब इन पीस टॉक्स में शामिल एक सीनियर डिप्लोमेट जो कि पाकिस्तान में ईरान का एम्बेसडर है, और इन इन टॉक्स में वो बैठे हुए थे, मौजूद थे, वो कह रहे हैं ये एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस जो है वो काफी लंबा चलता है। अगर आप पिछले 5-6 साल के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान, मुख्तलिफ कंट्रीज में जो पीस टॉक्स हुई और फिर जो एग्रीमेंट्स हुए, अगर आप उनको थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि इतने बड़े इश्यूज पे, इतनी बड़े डिस्प्यूट्स पर सिर्फ एक सिटिंग में जो है ना कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होता, कोई एकॉर्ड नहीं हो जाता। और इसमें अच्छी बात यह थी कि 1979 के बाद ये सबसे पहला सीनियर लेवल एंगेजमेंट था जिसमें यूएस के वाइस प्रेसिडेंट थे और ईरान की तरफ से उनकी पार्लियामेंट के स्पीकर और फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे, एंड दे engaged with each other, they exchanged their views with each other for more than 21 hours. ओह ये गॉड। अच्छा। मेरे ख्याल से ये मुज़ाकरात नाकाम नहीं ये हुए हैं। कैसी मीटिंग हो रही है भाई। जब 20 घंटे हो गए, बातचीत को 20 घंटे हो गए, और ये बातचीत 21वीं घंटे में दाखिल हुई, लास्ट आवर में जब दाखिल हुई, तो फिर जेडी वैंस और कालीबाफ के दरमियान एक बात पे इत्तेफाक हुआ कि फिलहाल जिन बातों पे हमारा एग्रीमेंट नजर आ रहा है, जिनमें हम क्लोज, वी आर वेरी क्लोज फॉर एन एग्रीमेंट, हम उनको अनाउंस नहीं करते, और जिन इश्यूज पे हमारा इख्तलाफ है, डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डेडलॉक आ रहा है और हर्डल है जो इशू, उस पर हम मजीद बातचीत करेंगे। और ये हम्म। जरूरत थी जेडी वैंस की। हम्म। बड़ी एक अहम बात यह है कि जेडी वैंस जो है वो 21 घंटे के मुज़ाकरात में उन्होंने 8-9 मरतबा एक्सक्यूज किया, फोन उठाया, साइड पे गए और डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पे बात की। कभी 3-3 मिनट, कभी 5 मिनट, एक दफा उन्होंने 10 मिनट तक उनको ब्रीफ किया। और
डोनाल्ड ट्रंप इनडायरेक्टली इन पीस टॉक्स ये में सारी बातें शामिल लाइव थे। चल रही थी क्या? बार ये बार यहाँ बार कैसे बार पता चल रही है? जेडी वैंस उनसे गाइडेंस ले रहे थे, उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे। हाँ, ये तो काफी तो जब भी कॉन्फिडेंशियल वो चीजें होती हैं, एक्सक्यूज इस करते थे तरह और ये साइड पे कैसे हो जाते गई थे, बात? तो जो हाँ, ईरानी पार्लियामेंट के ये लोगों को स्पीकर कैसे हैं पता कि वहां पे गालिबाफ, उसने हु इज 3 अ मिनट वेरी कॉल किया या 5 मिनट कॉल किया? वेल एक्सपीरियंस्ड बाहर आके पॉलिटिशियन, बात कर रहा होगा ट्रम्प तो वो भाई, मुस्कुरा के सेटलमेंट नहीं भारतीयों हो की रही। तरफ देखते थे, फिर मुस्कुरा के वो पाकिस्तानियों की तरफ देखते थे, फिर वो मुस्कुरा के अपने राइट लेफ्ट पे अपने साथियों की तरफ देखते थे, और उनकी मुस्कुराहट में ये पैगाम होता था कि ये बंदा जो है बेचारा इतनी दूर से चल के आया है, ये वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, लेकिन इसके पास पूरी अथॉरिटी नहीं है अथॉरिटी बातचीत नहीं करने है, की, बार बार इसको हाँ। जाके ट्रंप से बात करनी पड़ती है। बिल्कुल। आखिरी घंटे में फिर जब जेडी वैंस वापस आए लास्ट इंस्ट्रक्शन लेके डोनाल्ड ट्रंप से, बैठे मेज पे, तो उनमें ये एग्री हुआ कि अब हम एक दफा वापस जाते हैं और राउंड ये 2 पे प्रोसेस मिलेंगे। चलता रहेगा, हम दोबारा बैठेंगे, दोबारा हमारे मुज़ाकरात होंगे, जिन इश्यूज पे हम एक दूसरे के करीब आ गए हैं उनको हम पब्लिक नहीं करेंगे, जिन तो ये इश्यूज पे हमारा बड़ी प्रॉब्लम है, हर्डल है, उन पर हम लेट्स दोबारा सी कि अब जो बातचीत करके सेकंड राउंड और होना है इस दोबारा मीटिंग बैठेंगे। का, लिहाजा उसमें क्या मेरा ख्याल फैसला है होता है? कि ये प्रोसेस अभी नाकाम नहीं हुआ, चल रहा है। ये चलिए, मुझे प्रोसेस लगता है कि अभी चलता रहेगा। मुझे लगता है यू आर होपिंग अगेंस्ट होप। और मैं आपसे यही सवाल पूछने वाली थी कि आपने जो अभी ये मंजर कशी की है कि किस तरह से वो एक एक मिनट पर बातचीत कर रहे थे, किसी और वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने उसको एक लंबा ट्वीट थ्रेड बनाया है और कहा है कि एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे शख्स को भेजा बातचीत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। हमने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये बातें सुनी थी कि यहाँ पर एक पपेट की तरह नेता होते हैं, लेकिन ये बात पहली बार पता चली कि अमेरिका में, जिनको कहा जाता है इतने डेवलप्ड सिविलाइजेशन और डेवलप्ड डेमोक्रेसीज है, वहां भी ऐसा होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ जो एक शख्स है उसके पास अथॉरिटी नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि अब आगे जो बढ़ने की बात है वो ये कि पर आप कह वैसे रहे हैं मुझे कि इसमें बातचीत इतनी चल कोई रही गलत है। बात यहाँ ये नहीं बात लगी, समझ में वो आना डिस्कस कर मुश्किल सकते हो हैं अपने रहा है प्राइम कि जिन मिनिस्टर चीजों से। पर अग्रीमेंट हुआ है उन चीजों को वो बाहर क्यों नहीं लाना चाहते? क्या दोनों देशों के बीच जो उनकी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनको नहीं बताना चाहते? क्योंकि यहाँ पर हामिद साहब, ये सिर्फ नेताओं के बीच की बातचीत नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगियों का सवाल है। और हम और आप भी यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग भी, हमारे लिए भी इतनी बड़ी एनर्जी का जो है, एनर्जी सिक्योरिटी का क्राइसिस पैदा हो गया है। पूरी दुनिया चाहती है कि ये वॉर खत्म हो। अगर आपकी बात पे मैं मानूं, अगर आप कह रहे हैं, मैंने कहा आप यू आर होपिंग अगेंस्ट होप, लेकिन मान लेते होपिंग हैं, आप कह रहे हैं अगेंस्ट कि होप, बातचीत जारी है। ओके। हमने ये भी देखा कि इन दोनों के बयानात में बहुत बिटरनेस नहीं है, कड़वाहट नहीं है, दोनों तरफ से जो बयान आए हैं, तो आपकी बात में दम तो है, लेकिन फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कब्जा करने की ये जबर के साथ, फोर्स के साथ इस कोशिश को कैसे देखा जाए? अगर अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है तो ये फिर क्यों यूनाइटेड स्टेट्स ने, खुद ट्रंप ने इस ऑर्डर को जारी किया है और कहा है कि हिंदुस्तान के 7:30 और आपके 7 बजे आज शाम की बात हो रही है, सभी जहाजों पर रोक लगा दी जाएगी, ब्लॉकेट शुरू हो जाएगा। तो इंडिया ये के तो कैसी ऑलरेडी बातचीत है? काफी ये सारे कैसी जहाज, आई थिंक रजामंदी है 23 जहाज जिसमें के जबर आसपास के वहां साथ फंसे हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ले लेना चाहता है अमेरिका? अब मैं होपिंग अगेंस्ट होप का जो आप बात करिए, मैं तो देखें एज अ जर्नलिस्ट अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और मैं अब आप डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके बारे में क्या कहूं। अब आपने कहा बातचीत बड़े अच्छे माहौल में हो रही है, मेरे ख्याल से अच्छे माहौल में नहीं हो रही, एक अदम एतमाद की फजा है, यानी कि एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है। उस ट्रस्ट डेफिसिट के बावजूद जो है ये इंगेजमेंट अभी चल रही है। देखिए, अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान ने तो इसमें बहुत कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान को जो चाहिए था पाकिस्तान को उससे ज्यादा मिल गया है, और अब अगर पाकिस्तान इन मुज़ाकरात से साइड पे हो जाए, पाकिस्तान के भाई हमने तो जो करना था कर लिया, अब आप दोनों जाने, तो क्योंकि पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिल गई, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में वाह भी हो गई, ग्लोबली लेकिन प्रेस हुआ इतना है, हाँ। काफी नहीं है। देखें, इंडिया जो है वो इसको आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हैं, अच्छी बात है कि आप भी समझती हैं कि इंडिया भी एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस में इंडिया भी अफेक्ट होता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ नेबर भी है ईरान का, बहुत लंबा बॉर्डर है हमारा और ईरान का, और इसके अलावा अगर ये मसला रिजॉल्व होता है तो हमें तो इसका बहुत फायदा है पाकिस्तान को, क्योंकि हमारा जो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है वो
अमेरिकी पाबंदियों की वजह से अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से हामिद उस मीर चार इलाकों में तो पाकिस्तान से बहुत हैं, फायदा है हाँ हाँ अगर ये सैंक्शंस खत्म होती हैं। तभी इसीलिए इनको शायद इतनी पाकिस्तान ज्यादा की तरफ नॉलेज से है भी कि कोशिश की जा रही वहां है, पे कैसे लेकिन बात अब हुई, क्या हुआ। क्योंकि पाकिस्तान ने एक कोशिश करके एक राउंड करवा दिया है, प्रोसेस जो है ये अभी चलेगा, इसका एक राउंड हो गया है। अब अकेले पाकिस्तान के लिए भी मुझे लगता है कि मुश्किल हो गया है कि इनको दोबारा बार बार बिठाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने एज एन आई विटनेस इनके मीडिएटर के तौर पे इनके दरमियान बैठ के देख लिया कि इनका किन चीजों पे एग्रीमेंट है, किन चीजों पे इनका आपस में एग्रीमेंट नहीं हो रहा। तो उसमें अब अमेरिकन साइड जो है वो तो इतनी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ईरान जो है ना उसको कुछ गारंटियां चाहिए, दे नीड सम गारंटीज। ईरान इसमें कोशिश कर रहा है कि अगला जो राउंड होगा उसमें कुछ और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी शामिल किया जाए। तो अगर जैसे कौन? ईरान की डिमांड पर कुछ और स्टेक होल्डर्स भी शामिल होते हैं तो जाहिर बात है फिर अमेरिका भी अपना एक आधा मे बी साथी जो है वो उसको चाहता होगा कि रशिया मुज़ाकरात की मेज चाइना पर में से बिठाने कोई की साथ कोशिश में खड़ा करेगा। हो। तो अभी जो अगली टॉक्स हैं, टॉक्स का जो अगला राउंड है, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की ड्रामेबाजियां जो हैं उनको मैं ज्यादा अहमियत नहीं देता। इसलिए सीज फायर जब होने वाला था उससे एक रात पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि मैं एक पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा। हाँ, फिर दैट्स ट्रू। जब सीज फायर अनाउंस हो गया उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब धमकियां देते रहे। अब जब वो उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 21 घंटे की बातचीत करके वापस चला गया, तो उसके बावजूद वो दोबारा जो है वो धमकियां दे रहे हैं। और आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, विद फुल कॉन्फिडेंस आपको बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धमकी में जिन 2-3 इश्यूज का जिक्र किया है, एक तो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम और दूसरा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, वो तासुर ये दे रहा है कि जी इस पे बड़ा फड्डा है जी, वो जी ईरानी जो हैं वो तो यूरेनियम की इनरिचमेंट बंद करने पे तैयार नहीं है, तो लेकिन मैं जनाब प्रेशराइज कर रहा हूं। और फिर साथ ही ट्रंप साहब कहते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो वापस आ जाएंगे मुज़ाकरात की मेज पे, ठीक है ना। ये इश्यूज जो हैं इन पर कोई फड्डा नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ टॉक्स के दरमियान। 21 घंटे की बातचीत में इन इश्यूज पे कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, इस पे ये काफी करीब तो आ गए थे। प्रॉब्लम कहाँ थी? जिस इशू को डोनाल्ड ट्रंप अवॉइड कर रहा है, जिसका वो जिक्र नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ईरानी जो हैं वो खड़े हो गए, जब चंद इंच के फासले पे थे, देवर इंचेस अवे फ्रॉम अ ब्रेक थ्रू, तो वहां पर जो वाहिद वन हर्डल पैदा हुई वो था लेबनान में सीज फायर। क्योंकि देखिए अगर आप जो सीज फायर का अनाउंसमेंट है फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पहले दिन जब उन्होंने इतनी बड़ी खबर दुनिया के साथ शेयर की, आप उसको दोबारा जरा देखिए, उसमें वाजे तौर पे मेंशन्ड है कि ये सीज फायर लेबनान में भी होगा। तो जेडी वैंस ने अमेरिका से जब चले पाकिस्तान की तरफ तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, नहीं लेबनान वाज नॉट पार्ट ऑफ आवर डील। तो वो अब उसमें से वो उसे बैकआउट कर रहे थे। बैकआउट इसलिए कर रहे थे कि उनको पहले पता चल गया था कि ईरान की साइड जो है वो जब हमारे सामने बैठेगी तो वो इस इशू पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी, तो उन्होंने प्रेशर डालने के लिए इसको डिनाई कर दिया। और वही हुआ, जब वो आए बैठे तो इतने सारे इश्यूज थे, 15 पॉइंट अमेरिका के थे, 10 पॉइंट ईरान के थे, सब इश्यूज पे अच्छी बातचीत हो रही थी। लेबनान के इशू पे आके ईरानी जो है उन्होंने कहा कि इस पर हम आपके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि लेबनान में नेतन्याहू जो है उसने एक जेनोसाइड शुरू कर दिया है, और अगर हमने अब आपके साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया तो एक मैसेज ये जाएगा दुनिया को कि हमने हिजबुल्लाह को अबेंडन कर दिया, हमने हमास को छोड़ दिया, उसको बुला दिया, उनका सौदा कर लिया, ऑलरेडी उनकी कुर्बानियां जो गाजा है में उनको इतना बेच ज्यादा दिया। तहस नहस ये हो हम नहीं चुका है, कर सकते, नॉट आप हमसे तवक्को अगेन ना ऑन करें, इस लेबनान। पर आपको सीज फायर करना पड़ेगा। आज की जो दोनों की टॉक चल रही थी हमें काफी ज्यादा सेंसिबल लग रही थी, और हमें काफी लेट जाके ऐसा लगा कि जो हामिद मीर है वो पाकिस्तान से हैं, क्योंकि तभी हमने सोचा कि इनको इतनी सारी चीजें कैसे पता। तो हो सकता है कि वो वहां पे उस टाइम पे कॉन्फ्रेंस रूम में हो, या मतलब अगर आप वहां पे जर्नलिस्ट हैं तो आपको बाहर बैठ के तो काफी सारी न्यूज पता चल जाती है। तो अब ये चीज तो चलो समझ में आती है कि उनको ये अंदर की बातें पता है कि वो बीच बीच में जाके ट्रम्प से कॉल करे थे। पर मुझे
मुझे इस बात पे कोई मतलब वो नहीं लगा कि अगर उनके पास प्रॉपर अथॉरिटीज नहीं है, या फिर आप क्या कहते हैं, इतने बड़े बड़े डिसीजंस वॉर रोकने के, या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मस की, या यूरेनियम, व्हाटएवर, मतलब कोई भी ऐसे डिसीजंस आपको प्राइम मिनिस्टर से एक बार तो आपको बात करनी पड़ेगी। तो मतलब उसमें तो कोई, बाकी आज की जो पूरी वीडियो थी ना, वो मुझे काफी अच्छी लगी। अभी तक तो हम यही समझ रहे थे कि अमेरिका जो है वो इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम और स्टेट ऑफ हॉर्मोज की अथॉरिटी चाहता है, लेकिन एक्चुअली में मेन मुद्दा है कि वो लेबनान नहीं फ्री करना चाह रहे। सो एक्चुअली में जो ईरान की सारी चीजों की दिक्कतें आ रही हैं वो लेबनान से ही आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी नेतन्याहू ने गाजा में इतना ज्यादा तहस नहस, मतलब वहां पर वो ऑलरेडी इतनी तबाही कर चुके हैं। तो आई थिंक पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज जाता है कि अगर आप किसी देश के पीछे पड़ जाए तो वहां क्या हाल कर सकते हो। जिस तरीके से उन्होंने इस वीडियो में भी बताया कि उन्होंने लेबनान में बिल्कुल एक दंगों वाले हाल कर दिए हैं, वहां पर लोग इस तरीके से मरे। हमने बहुत सारी ऐसी फोटोज देखी हैं जो आई थिंक आप अगर देखें तो आपका दिल दहल जाएगा कि वहां क्या हालात चल रहे हैं। सो ईरान का ये जो स्टेप है लेबनान के लिए, ये बिल्कुल सही है, और अमेरिका इस बात पर कब तक राजी होता है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज की वीडियो हमारी तरफ से काफी नॉलेजेबल थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।